देखिए एक इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन वन डायमेंशन हीट इक्वेशन से, ये एक नया क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन को, द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन ए बार ऑफ लेंथ पाई विच इज़ परफेक्टली इंसुलेटेड। देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसको हाईलाइटेड किया हुआ है, अंडरलाइन करके लिखा हुआ है, परफेक्टली इंसुलेटेड एट एंड्स x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई इज गवर्नड बाई पी डी डेल यू बाई डेल टी इज इक्वल टू डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ये कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। Assuming the initial temperature distribution ux0 is fx is equal to cos 2x, find the temperature distribution at any instant of time, यानी uxt फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर लेते हैं। डेल यू बाई डेल टी इज इक्वल टू डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। आपको याद होगा वन डायमेंशन हीट इक्वेशन में हमेशा क्या आता था, सी स्क्वायर आता था। क्या इक्वेशन होती थी, डेल यू बाई डेल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। अब आपको समझना पड़ेगा कि डेल यू बाई डेल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर दिया होता था, पर इस बार पहले से डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। जब पहले से दी हुई है तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसका मतलब सी स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 दी हुई है। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे लिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने सॉल्यूशन लिखा हुआ है। गिवन पी डी इज डेल यू बाई डेल टी इज इक्वल टू डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वेशन 1। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 है। यू किसका फंक्शन है, एक्स और टी का। ध्यान से देखिए, यू टेम्परेचर है, टी टाइम वेरिएबल है, एक्स आपका लेंथ ऑफ रॉड है। तो u डिपेंड्स ऑन एक्स एंड टी, तो u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी वेरिएबल। तो हमें ये uxt फाइंड आउट करना होता है। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, uxt एट एनी टाइम t। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, uxt इज इक्वल टू c1 cos px, c2 sin px, c3 e टू द पावर माइनस c स्क्वायर p स्क्वायर t। सी स्क्वायर एक्चुअली क्या है, 1। तो इस बार सी स्क्वायर ना लिख के वहां पर क्या लिख दिया, 1। दोबारा से समझिए, सॉल्यूशन क्या होता था वन डायमेंशन हीट इक्वेशन का, c1 cos px, c2 sin px, c3 e टू द पावर माइनस p स्क्वायर t। ये सॉल्यूशन होता था। अब ध्यान से देखिए कि e टू द पावर माइनस p स्क्वायर t सी स्क्वायर के साथ आता था। तो सी स्क्वायर की वैल्यू इस बार क्या दी हुई है, 1 दी हुई है। तो सी स्क्वायर की वैल्यू 1 दी हुई थी, तो यहाँ पर सी स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर दिया है, 1 से। तो सॉल्यूशन एज यूजुअल है, केवल चेंजेस क्या हुए हैं, यहाँ पर जो सी स्क्वायर की वैल्यू थी वो 1 है, इसलिए सी स्क्वायर को सॉल्यूशन में भी किससे रिप्लेस कर लिया, 1 से। 99% स्टूडेंट सॉल्यूशन रट के रखते हैं, तो वो जब उसको याद कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या आती है बच्चे की, दिक्कत इस तरीके की होगी कि जब आप इस तरीके से सी स्क्वायर की वैल्यू 1 दे दी होगी ना, तब भी आप सॉल्यूशन में सी स्क्वायर लिखेंगे, तो वहां से क्वेश्चन गलत होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा यहाँ पर देखिए u क्या है, u एक टेम्परेचर है, x इज इक्वल टू पाई एक लेंथ है, और t टाइम वेरिएबल है। जरा देखिए लेंथ इस बार क्या दी हुई है, पाई दी हुई है। तो हमने एक पाई लेंथ का रोड मान लिया है। मान लीजिए ये रोड है हमारे पास, ये एक रोड है, दिस इज रोड a टू b। एक एंड a से डिनोट कर दिया, दूसरा एंड b से। जब लेंथ पाई है तो ये वाला एंड हो गया x इज इक्वल टू 0 और ये वाला एंड हो गया x इज इक्वल टू पाई। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, परफेक्टली इंसुलेटेड। मैं बता रहा हूं कि परफेक्टली इंसुलेटेड वाला वर्ड आए या नो हीट पासिस थ्रू द एंड्स, ये एक वर्ड आए। इन दोनों केसेस में आपको थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा। जब भी परफेक्टली इंसुलेटेड आता है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको समझ लेना है कि दोनों एंड से कोई भी हीट पास नहीं कर रही है। परफेक्टली इंसुलेटेड का मतलब क्या है कि नो हीट पासिस थ्रू द एंड्स, या हीट इज फ्री फ्रॉम द टाइम टी। तो ध्यान से समझिए, यहां पर मैं इसको आपको बता रहा हूं, जरा एक बार समझिए। सिंस द एंड्स ऑफ रॉड इज परफेक्टली इंसुलेटेड, क्योंकि जो रॉड के एंड्स पॉइंट है ना, जैसे ये x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू पाई, तो ये दोनों एंड्स क्या है, परफेक्टली इंसुलेटेड है। मान लीजिए ये आपके पास रोड है, तो इसके दो एंड्स पॉइंट हो गए a और b। ठीक है, a वाला पॉइंट और b वाला पॉइंट परफेक्टली इंसुलेटेड है। तो परफेक्टली इंसुलेटेड वर्ड का मतलब होता है कि देयर इज नो हीट पास थ्रू द एंड्स पॉइंट a एंड b, यानी a और b से कोई हीट पास नहीं कर रही है, यानी इस एंड से भी कोई हीट पास नहीं कर रही और इस एंड से भी कोई हीट पास नहीं कर रही। अगर दोनों एंड से हीट पास नहीं कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो हीट है, ऑलरेडी जो हीट है, मान लेते हैं यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर 90 डिग्री सेल्सियस है। तो 100 का मतलब जब हीट पास नहीं कर रही तो 100 ही रहेगी, इधर 90 है तो इधर से भी हीट पास नहीं कर रही तो 90 ही रहेगी। तो इसका मतलब वो टाइम से फ्री हो गई। टाइम तो बढ़ रहा होगा, पर वो सेम टाइप से टेम्परेचर इसके अंदर बना होगा, यानी कि यहाँ पर 100 ही बना रहेगा और यहाँ पर क्या बना रहेगा, 90। तो कुछ समय के लिए वो एक
होता है ना, रुक सी जाता है, तो रुक गया होगा टेम्परेचर यहाँ पर, वो टेम्परेचर रुक गया होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों तरफ कांस्टेंट टाइप का टेम्परेचर बना होगा। तो यानी कि इस वाले पॉइंट पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और इस वाले पॉइंट पर भी क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो दोबारा से समझिए एक बार, यहाँ पर दिया हुआ है परफेक्टली इंसुलेटेड, और परफेक्टली इंसुलेटेड वर्ड को हम कैसे लिखते हैं, सिंस द एंड्स ऑफ द रोड इज परफेक्टली इंसुलेटेड, क्योंकि दिया हुआ है कि जो उसके एंड्स हैं वो परफेक्टली इंसुलेटेड है। तो इसका मतलब होता है देयर इज नो हीट पास थ्रू द एंड्स, यानी इन दोनों एंड पॉइंट से कोई हीट पास नहीं हो रही। जब हीट पास नहीं होगी तो बेटा जो हीट इसके अंदर है वो सेम टाइप से बनी रहेगी, यानी वो पास नहीं करेगी, कम नहीं होगी। अब मान लीजिए जब आपने हीट इसको 100 डिग्री सेल्सियस दे दी बी पॉइंट पर, तो वो 100 की 100 ही बनी रहेगी जब वो पास नहीं करेगी। अगर यहाँ पर 90 डिग्री थी तो वो 90 की 90 ही बनी रहेगी जब तक वो पास नहीं करेगी। तो इसका मतलब टाइम बढ़ने के साथ भी टेम्परेचर इन दोनों एंड्स पर क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा, ए पॉइंट पर भी और बी पॉइंट पर भी। ए पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0, और बी पॉइंट क्या है, x इक्वल टू पाई। तो इसका मतलब यहाँ पर भी टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, और इधर भी टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। बहुत ही क्लियरली इस वर्ड को समझिए। हर बार हम यहाँ क्या लिखते थे, u इक्वल टू 0 एंड u इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई। बट परफेक्टली इंसुलेटेड वर्ड आते ही इसका मतलब क्या है कि दोनों एंड से हीट पास नहीं कर रही है, और हीट पास नहीं करेगी तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या रहेगा, दोनों एंड पर कांस्टेंट टाइप से रहेगा। दोबारा समझिए, अगर u कांस्टेंट है और u कांस्टेंट है तो u को हम 0 कैसे बना सकते हैं, जब उसको हम डिफरेंशिएट कर दें। u कितने वेरिएबल का फंक्शन है, x और t वेरिएबल का फंक्शन है। यहाँ पर u कितने वेरिएबल का फंक्शन है, 2 वेरिएबल है, x एंड t। तो u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पार्शली। तो del u बाई del x इक्वल टू 0 एंड del u बाई del x इक्वल टू 0। बट कंडीशन अलग है, ये del u बाई del x 0 किस पर है, x इक्वल टू 0 पर, और ये del u बाई del x किस पर है, x इक्वल टू पाई पर। तो बहुत ही क्लियरली आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इस बार जब टेम्परेचर दोनों एंड्स पर कांस्टेंट बना हुआ है तो इसका मतलब हमें टेम्परेचर को 0 बनाना पड़ेगा, किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई पर। और x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई पर टेम्परेचर को 0 बनाने के लिए कोई कांस्टेंट कब 0 होता है, मान लीजिए u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में और c का डिफरेंशिएशन 0, u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, c का डिफरेंशिएशन 0। तो ये भी तो एक टेम्परेचर ही हुआ, ठीक है, u का ही फंक्शन बनेगा। तो यहां पर वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उनके डेरिवेटिव क्या कर देंगे हम, 0 हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इट मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर एट द एंड। इसका मतलब है कि वो दोनों तरफ कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है। तो इसलिए मैंने u इक्वल टू सी और u इक्वल टू सी ले लिया था दोनों पॉइंट्स पर। तो इस तरीके से ये वैल्यू बना ली। अब हम बाउंड्री कंडीशन लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, del u बाई del x 0 एट x इक्वल टू 0। सिमिलरली del u बाई del x 0 एट x इक्वल टू पाई। तो बेटा 2 वर्ड अपने माइंड में सेट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, यहाँ पर u को 0 ले लेते हैं और u को 0 ले लेते हैं 0 और पाई पर, वहां से क्वेश्चन गलत होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो परफेक्टली इंसुलेटेड वर्ड का मतलब ही नहीं समझते। परफेक्टली इंसुलेटेड वर्ड का मतलब है देयर इज नो हीट पास थ्रू द एंड्स, यानी कि उसके दोनों एंड पर जो हीट है वो कांस्टेंट टाइप से होगी, और कांस्टेंट होगी तो डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इनकी बाउंड्री कंडीशन कैसे लिखेंगे, del u बाई del x 0 है किस पर, x इक्वल टू 0 पर। तो इधर मैंने लिखा है del u बाई del x 0 एट x इक्वल टू 0, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। तो इन दोनों को एक साथ मिला के लिखते हैं, तो del u बाई del x 0 है किस पर, x इक्वल टू 0 पर। ये पहली है, इसको नोट कर लीजिए आप, इस तरीके का केस बनेगा। दूसरी सिचुएशन देखिए, del u बाई del x 0 है किस पर, x इक्वल टू पाई पर। तो del u बाई del x 0 है किस पर, x इक्वल टू पाई पर। तो del u बाई del x 0 है किस पर, x इक्वल टू पाई पर। पाई क्यों लिया है, क्योंकि इस बार लेंथ ऑफ रोड क्या दी हुई है, पाई, ठीक है, पाई लेंथ दी हुई है। अब देखिए तीसरी कंडीशन क्या होती थी, इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन ऑलरेडी गिवन है, ux0 इज fx इक्वल टू cos 2x। तो ux0 इक्वल टू fx इक्वल टू cos 2x, इस तरीके से आपने लिख दिया। अब ये आपने लिख दिया ux0 इक्वल टू fx इक्वल टू cos 2x, यहां पर आपने लिख दिया, तो ये कुछ वैल्यू बन गई थर्ड वाली। तो ये इनिशियल कंडीशन, दीज टू आर द बाउंड्री कंडीशन। नॉर्मली बच्चे यहाँ पर क्या लिखते थे हम, अब देखिए मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, बार बार बताने का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि पेपर में आप लोग मेरे बताने के बाद भी गलती करते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि del u बाई del x 0 होगा किस पर, x इक्वल टू 0 पर जो बच्चे परफेक्टली इंसुलेटेड का मतलब नहीं समझते वो क्या लिखते हैं, u0 t इक्वल टू 0, यानी उनका u0 होता है किस पर, x इक्वल टू 0 पर। ऐसे ही वो क्या लिखते हैं, u0 होगा x इक्वल टू पाई पर। और जैसे ही आप ये कंडीशंस चेंज करके लिखेंगे पहले वाले क्वेश्चंस की तरह, जो हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं उनकी तरह से लिखेंगे, तो वहीं से क्वेश्चन आपका गलत स्टार्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, तीसरी कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं है, तीसरी कंडीशन एज यूजुअल लिख देंगे ux0 fx इक्वल टू cos 2x।
अब सॉल्यूशन क्या था हमारा, C1 cos px, C2 sin px, C3 e to the power minus p square t, यही तो सॉल्यूशन था। अब यहां पर c स्क्वायर क्यों हटाया है, क्योंकि c स्क्वायर की वैल्यू दी ही नहीं है इस बार, c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मान लिया गया है, तो इसका मतलब यहां पर c स्क्वायर का कोई नोटेशन नहीं होगा। अब देखिए पहली कंडीशन अगर हमें अप्लाई करनी है तो पहले डेल यू बाई डेल एक्स निकालना पड़ेगा, तो मैंने वही किया है, डेल यू बाई डेल एक्स एक्स टी। तो C1 कोस का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चे, साइन px और माइनस p, क्यों, क्योंकि कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और px का डिफरेंशिएशन p। C2 साइन का डिफरेंशिएशन cos px और px का डिफरेंशिएशन p। C3 e टू द पावर p स्क्वायर t। इसमें चेंजेस क्यों नहीं किए, क्योंकि ये t का फंक्शन है, हम डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के। अप्लाई कौन सी कंडीशन करनी है, डेल यू बाई डेल एक्स 0 t इज इक्वल टू 0। बेटा आप ध्यान से दीजिए कि अगर ये वैल्यू को हम x को 0 करेंगे तभी ये कंडीशन अप्लाई हो पाएगी। तो मैंने यहाँ पर अप्लाई डेल यू बाई डेल एक्स 0 t इज इक्वल टू 0, तो x को क्या कर दिया है 0, x को इधर 0 करता हूं तो C1 साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। C2 cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 हो जाएगी। C2 p 1, C3 e टू द पावर p स्क्वायर t, ये वैल्यू क्या दी हुई है फर्स्ट कंडीशन में, देखिए डेल यू बाई डेल एक्स 0 t इज इक्वल टू 0, तो ये 0 ले लेते हैं हम, तो 0 ले लिया हमने। 0 लेने के बाद अगर आप देखें तो ये C2p C3 e टू द पावर p स्क्वायर t। अब थोड़ा सा सोचिए, इनको हम 0 नहीं कर सकते, C3 को 0 करने का मतलब है सोल्यूशन 0, e टू द पावर p स्क्वायर t को 0 करने का मतलब है सोल्यूशन 0, तो ऑप्शन क्या बनता है C2p। और p को भी 0 नहीं कर सकते, p को अगर 0 कर दिया ना तो आपने क्या लिखते हैं, आप k इज इक्वल टू पी स्क्वायर मान के सोल्यूशन निकालते हैं। अगर याद आ रहा है k इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर मान के सोल्यूशन निकालते हैं वन डायमेंशन हीट इक्वेशन का। और p को 0 करने का मतलब है कि k की वैल्यू आपने क्या कर दी 0, और k इज इक्वल टू 0 पर सोल्यूशन क्या होता है, रिजेक्ट होता है। तो जो सोल्यूशन रिजेक्ट वाला केस हम नहीं ले सकते, तो इसलिए p को भी 0 नहीं कर सकते। किसको 0 कर सकते हैं, C2, तो C2 की वैल्यू क्या हो गई 0। इसको कहाँ रखना है, इक्वेशन 2 में। अब आपको याद आ रहा होगा कि हर बार हमारी वैल्यू क्या उनसी 0 बनती थी, C1 0 बनती थी, बट परफेक्टली इंसुलेटेड के केस में कौन सी वैल्यू 0 बनी है, C2 0 बनी है। तो आपको समझना पड़ेगा पूरा कॉन्सेप्ट ही उल्टा हो गया है। जो वैल्यू C1 0 हो रही थी, अब कौन सी वैल्यू 0 हो रही है, C2 0 हो रही है। पिछली बार C1 0 होने की वजह से कोस वाला फंक्शन 0 हो जाता था और C2 वाला फंक्शन पे रहता था, पर इस बार C2 0 होने की वजह से साइन वाला फंक्शन हट जाएगा, केवल कौन सा फंक्शन रहेगा, C1 cos px, C3 e टू द पावर p स्क्वायर t वाला फंक्शन रहेगा। अब आप थोड़ा सा समझिए इन सब चीजों को कि अगर हमने यहां पर गलती की होती u0t इक्वल टू 0 से, तो वो गलती हमें कहां पर भुगतनी पड़ती, इधर। हम उसको क्या किए होते, C1 इक्वल टू 0 करके बैठे होते, और C1 0 करते ही परफेक्टली इंसुलेटेड का मतलब ही खत्म हो जाता। आपने उसे नॉर्मल रोड की तरह से सोल्व कर दिया होता, और नॉर्मल की तरह से सोल्व करते तो आपको क्वेश्चन पर आंसर नहीं जो आप आंसर देंगे उस पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब पेपर में 90 क्या 100% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, क्योंकि आप पढ़ते तो हो नहीं, वीडियो वगैरह या क्वेश्चन वगैरह आपको खुद से सोल्व करने नहीं होते, कॉन्सेप्ट को भी समझना नहीं होता, लास्ट मोमेंट पे आप उसको रट के जाते हैं, और रट के जाते हैं वो आपको ऐसे ही चेंज करेगा, बस एक वर्ड चेंज कर देगा, परफेक्टली इंसुलेटेड, और परफेक्टली इंसुलेटेड करते ही यहाँ पर वो गलती स्टार्ट हो जाएगी और यहीं से क्वेश्चन हो जाएगा गलत। जब यहाँ से गलत हो जाएगा तो आगे के चाहे स्टेप आप कुछ भी करते रहे उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, मार्क्स आपको तभी मिल सकते हैं जब आपके स्टेप सही हो, पर स्टेप का मतलब ये नहीं कि आपका पहला स्टेप गलत हो गया और बाद में आप सही कर रहे हैं। बाद में आप सही करते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने पहला ही स्टेप गलत कर दिया तो फिर बाद वालों पर भी मार्क्स नहीं मिलता। तो यहां पर ये मेन इंपॉर्टेंट है, C2 क्या हो जाएगा 0। अब दूसरी कंडीशन क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स पाई टी इज इक्वल टू 0। डेल यू बाई डेल एक्स पाई टी इज इक्वल टू 0 लगाने के लिए अगर हम पहले C2 को 0 कर लेते हैं इधर, तो C2 को 0 किया तो UXT, C2 0 हो गया, C1 C3 बनेगा, cos px बनेगा और e टू द पावर p स्क्वायर t बनेगा। दोबारा से देखिए C1 C3 cos px और e टू द पावर p स्क्वायर t, क्योंकि C2 0 हो चुका है। ये सॉल्यूशन बन गया। अब नया सॉल्यूशन नंबर 3 है। अब हमें क्या अप्लाई करना है, दूसरी कंडीशन अप्लाई करनी है, डेल यू बाई डेल एक्स पाई टी इज इक्वल टू 0। तो डेल यू बाई डेल एक्स दोबारा करना पड़ेगा और x को क्या पुट करना पड़ेगा, इस बार पाई। पिछली बार x को क्या पुट किया है 0, इस बार x को क्या पुट करना पड़ेगा पाई। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो डेल यू बाई डेल एक्स एक्स टी C1 C3 कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन px और p, ठीक है, और e टू द पावर माइनस p स्क्वायर t सेम एज इट इज। अब आप खुद सोचिए कि इसके अंदर हमें x को क्या पुट करना है, इसकी तरह के बनाने के लिए पाई पुट करना है। तो थर्ड वाली कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। तो थर्ड वाली कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, जैसे
अप्लाई del u by del x pi t इज इक्वल टू 0 अप्लाई ऑन थर्ड पर अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये और ये डेरिवेटिव कब सेम हो सकते हैं? जब x की वैल्यू क्या पुट कर दी जाए? पाई। तो x की वैल्यू पाई पुट कर देते हैं, तो del u बाई del x पाई t, देखिए यहां पर x को पाई पुट कर रहे हैं, तो ये बनेगा इक्वल माइनस C1C3p साइन पाई p, क्योंकि x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं? पाई पुट कर रहे हैं, e टू द पावर p स्क्वायर t। अब आप समझिए, क्योंकि t वाला फंक्शन है, हम x को पाई पुट कर रहे हैं, तो t वाला फंक्शन सेम रहेगा। अब ये वैल्यू किसके बराबर है? अगर आप देख पा रहे हैं del u बाई del x पाई t किसके बराबर है? 0 के, तो 0 कर लेते हैं। C2 C1 C3 p साइन पाई p पाई कर लेते हैं, e टू द पावर p स्क्वायर t ऐसे कर लेते हैं। तो ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि सॉल्यूशन 0 हो जाएगा, ये वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती, सॉल्यूशन 0 हो जाएगा, p भी 0 नहीं हो सकता, सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। केवल एक ऑप्शन बनता है साइन पाई p पाई। साइन p पाई को 0 कर लेते हैं, तो साइन p पाई को आप 0 करेंगे तो इसका मतलब वो क्या होता है? साइन n पाई होता है, जैसा एज यूजुअल आप हर बार करते हुए आए हैं। तो p पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? n पाई। तो p की वैल्यू क्या बनेगी? n। दोनों तरफ से p से n से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो p की वैल्यू क्या बनी? n। ये किस में पुट करनी है? नए सॉल्यूशन में। नया सॉल्यूशन क्या था? 3, तो थर्ड में पुट कर दीजिए। तो uxt क्या बन गया बच्चे? uxt बन गया C1 C3 cos px। cos px में p की वैल्यू n पुट करेंगे तो cos nx बनेगा, e टू द पावर p स्क्वायर की वैल्यू n पुट करेंगे तो n स्क्वायर t। ये कुछ सॉल्यूशन बन के आया, इसको नंबर 4 मान लीजिए। C3 cos nx e टू द पावर n स्क्वायर t 4, ये नया सॉल्यूशन बन गया। अब इसी सॉल्यूशन पे हमें पूरा डिस्कस करना है। अब देखिए, जैसे ये cos का फंक्शन है, तो आप देख पा रहे हैं इधर भी कैसा फंक्शन दिया हुआ है? cos का ही फंक्शन दिया हुआ है। जब इधर साइन का फंक्शन होता था और इधर भी साइन का फंक्शन आता था, तो याद होना चाहिए साइन को साइन से कंपैरिजन किया जा सकता है। सिमिलरली cos को cos से कंपैरिजन किया जा सकता है, जैसे कि यहां पर देख लेते हैं। मान लीजिए इसको हम bn बना के लिखते हैं, uxt, इसको हम बना लेते हैं समेशन bn n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट cos nx e टू द पावर n स्क्वायर t, इसको मान लीजिए आप 4th। ठीक है, ये नया सॉल्यूशन है। थर्ड वाली कंडीशन लाइए। थर्ड वाली इनिशियल कंडीशन क्या है? ux0 fx इज इक्वल टू cos 2x। अब ध्यान दीजिए कि ये कब एप्लीकेबल होगी? जब x 0 में t को क्या कर दिया जाए? 0 कर दिया जाए, यानी uxt में t को क्या कर लिया जाए? 0 कर लिया जाए। जरा करिए इसको अप्लाई करने के लिए। तो ux0 समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn cos nx। बेटा अगर t को 0 कर रहे हैं हम, तो e टू द पावर 0 बनाएंगे, और e टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये ux0 क्या दिया हुआ है? cos 2x दिया हुआ है। अगर आप देखें तो ये वैल्यू क्या दी हुई है? cos 2x दी हुई है, अगर आप देख पा रहे हैं cos 2x। ठीक है, तो इधर वैल्यू क्या दी हुई है? cos 2x दी हुई है, उसको यहां पुट कर देंगे, तो इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn cos nx। अब आप समझिए कि क्या cos को cos से कंपेयर नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे पिछली बार साइन से साइन को कंपेयर कर रहे थे, जैसे पहले कई बार क्वेश्चन आए हैं, तो इधर फंक्शन क्या बनता था? जब परफेक्टली इंसुलेटेड नहीं होता था तो हमेशा यहाँ पर C1 की वैल्यू C1 0 होता था, तो यहाँ पर साइन बचता था, तो साइन वाला फंक्शन साइन से कंपैरिजन हो जाता था। पर अगर यहाँ पर साइन के अलावा कोई दूसरा फंक्शन होता था, तो हमें bn को क्या बनाना पड़ता था? हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज, और bn कैलकुलेट होता था। तो इस बार हाफ रेंज बनाने की नीड नहीं है, क्योंकि ये भी फंक्शन cos का है और ये भी cos का है, तो डायरेक्टली कंपेरिजन किया जा सकता है। तो यहाँ से देखिए समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn, ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है, और n की वैल्यू क्या हो जाती है? 2, क्योंकि cos nx है और ये क्या है? 2x। तो nx को अगर 2x को कंपेयर करें तो n की वैल्यू क्या बनेगी? 2। इन दोनों वैल्यूज को कहां पुट करना है? इस सॉल्यूशन नंबर 4 में, इन 4। तो uxt क्या बनता है बच्चे? दिस वैल्यू bn इज 1 cos nx, cos की वैल्यू nx की जगह 2x रख देंगे, e टू द पावर n स्क्वायर, n का मतलब 2 का स्क्वायर t।
इस तरीके से। तो वैल्यू क्या बन गई, यू एक्स टी टेम्परेचर e टू द पावर 4t बन जाएगा और cos 2x बन जाएगा। ये कंप्लीट टेम्परेचर होगा किसी टाइम t पर। दिस इज सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ये किसका सॉल्यूशन है, इक्वेशन 1 का। इस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना होता है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उस पर आप देखेंगे कि किस तरीके से, इस तरीके से परफेक्टली इंसुलेटेड या नो हीट पास थ्रू द एंड्स का पॉइंट दिया हुआ है, तो हमें उसको भी सोल्व करना है, उसको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन भी 1 डायमेंशन हीट इक्वेशन का है। फाइंड द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन ए रोड ऑफ लेंथ पाई। एक रोड दी हुई है, ठीक है, ए और बी, उसकी जो लेंथ है ना वो पाई है, ठीक है। ये लेंथ क्या है बेटा, पाई है, ठीक है। अब इसको देखिए, ये वाला जो एंड पॉइंट होगा वो 0 वाला पॉइंट होगा और ये वाला जो एंड पॉइंट होगा वो पाई वाला पॉइंट होगा। x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई, विच इज टोटली इंसुलेटेड। अब ये टोटली वर्ड आ गया है या परफेक्टली आ जाए या टोटली आ जाए, एक ही बात है। टोटली इंसुलेटेड या परफेक्टली इंसुलेटेड, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। टोटली वर्ड लिखे या परफेक्टली इंसुलेटेड वर्ड लिखे, तो ऐसे आप लिखेंगे, सिंस द एंड्स आर टोटली और मे बी परफेक्टली, परफेक्टली भी लिखा जा सकता है, इंसुलेटेड। इट मीन्स नो हीट पास थ्रू द एंड्स। कहीं से भी कोई हीट पास नहीं हो रही, किसी भी एंड से। तो जब यहां से भी हीट पास नहीं हो रही और इधर से भी हीट पास नहीं हो रही, ना ए से हीट पास हो रही है ना ही बी से हीट पास हो रही है, तो इसका मतलब जो टेम्परेचर यहां पर होगा और जो टेम्परेचर यहां पर होगा वो कांस्टेंट टाइप से बना रहेगा। इसका मतलब क्या है कि किधर से भी कोई हीट पास होने का चांस ही नहीं है। तो इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो पास ही नहीं कर पा रहा है, पास नहीं हो पा रहा तो ठंडा नहीं हो पाएगा, और ठंडा नहीं होगा तो टेम्परेचर सेम टाइप से बना रहेगा, और सेम टाइप से बना रहेगा तो यू का कांस्टेंट रहेगा और यू भी इस पर क्या रहेगा, कांस्टेंट। दोबारा से समझिए, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे ही यहां पर भी कर रहे हैं। तो x इक्वल टू 0 यानी इस वाले एंड पर भी u कांस्टेंट की तरह से बना रहेगा और इधर भी u कैसा बना रहेगा, कांस्टेंट की तरफ से कांस्टेंट बना रहेगा। अब इनको हम 0 कब कर सकते हैं, u का मतलब यहां पर किससे है, टेम्परेचर से। टेम्परेचर 0 कब होगा, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। तो इसको हम आगे कैसे लिख पाते हैं, del u बाई del x इक्वल टू 0। सिमिलरली इसको भी कैसे लिख पाते हैं, del u बाई del x इक्वल टू 0। अब आपको समझना पड़ेगा, अब del u बाई del x 0 क्यों लिखा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर t के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं किया। t के रेस्पेक्ट में इसलिए नहीं करते, हम लेंथ ऑफ रोड की बात कर रहे हैं, और लेंथ ऑफ रोड किस में लिखी जाती है, x इक्वल टू पाई में। तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के। और वैसे भी किस एंड पॉइंट पे बात कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई। तो t की बात ही नहीं हो रही, अभी फिलहाल बात किसकी हो रही है, लेंथ की। लेंथ क्या है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई। तो इसलिए किसके रेस्पेक्ट में किया, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं, इट मीन्स heat is constant at both the ends। दोनों ही एंड पे हीट क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट। अब देखिए 1 डायमेंशन हीट इक्वेशन क्या होती है। अगर आपको सॉल्यूशन करने हम जा रहे हैं तो 1 डायमेंशन हीट इक्वेशन हमें पता होना चाहिए, del u बाई del t सी स्क्वायर del 2u ओवर del x स्क्वायर। यही तो होती है 1 डायमेंशन हीट इक्वेशन। बेटा इस बार इक्वेशन दी नहीं थी तो मैंने क्या मानी, सी स्क्वायर से मानी। जब कुछ भी दिया नहीं होगा ना तो तब हमें जो एग्जैक्ट हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसी को लेट करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में पहले से डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, वहां पर सी स्क्वायर की वैल्यू 1 चूज की हुई थी, तो उसको हमने वैसे ही सोल्व किया था। पर इस बार दी नहीं गई है तो हम परफेक्ट वाली मानेंगे। हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, del u बाई del t सी स्क्वायर del 2u बाई del x स्क्वायर। दिस इज 1 डायमेंशन हीट इक्वेशन। और इसका सोल्यूशन हम क्या करते थे, सोल्यूशन हम ये करते हैं, uxt सोल्यूशन ऑफ 1 इज
C1 cos px वैसे ही लिखेंगे हम, प्लस C2 sin px, C3 e टू द पावर p स्क्वायर c स्क्वायर t, क्योंकि इस बार c स्क्वायर इंक्लूड है, तो c स्क्वायर इंक्लूड है तो वैसे ही सॉल्यूशन लिख देंगे। सॉल्यूशन ये बन पाया, ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है। अब यहां पर केवल थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, जैसे बाउंड्री कंडीशन किस पे लिखते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स जीरो है किस पर, एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हम लिखते हैं डेल यू बाई डेल एक्स जीरो किस पर, एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो कंबाइंड कर देते हैं इनको, कंबाइंड क्या होगा, डेल यू बाई डेल एक्स जीरो है किस पर, एक्स इक्वल टू जीरो पर। डेल यू बाई डेल एक्स जीरो है किस पर, एक्स इक्वल टू जीरो पर। सिमिलरली दूसरी कंडीशन देखते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स जीरो है किस पर, एट एक्स इक्वल टू पाई। डेल यू बाई डेल एक्स जीरो है किस पर, एक्स इक्वल टू पाई। तो ऑब्वियसली आप लिखेंगे डेल यू बाई डेल एक्स जीरो है किस पर, पाई पर। तो दीज टू आर बाउंड्री कंडीशन, याद है पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ बनाया था। तो डेल यू बाई डेल एक्स जीरो है एक्स इक्वल टू जीरो पर, डेल यू बाई डेल एक्स जीरो है एक्स इक्वल टू पाई पर, वो आप देख सकते हैं। ये दो कंडीशन बना ली। तीसरी वाली इनिशियल कंडीशन हमें दी होती है, इनिशियल टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, 100 कोस एक्स, 100 कोस एक्स। तो यू एक्स जीरो हमें दिया हुआ है 100 कोस एक्स, जिसको आप एफ एक्स भी कहते हैं। अब इसमें यू एक्स जीरो क्यों लिखा, क्योंकि इनिशियल है। इनिशियल कब शुरू होता है, टी इक्वल टू जीरो पर, तो टी की वैल्यू क्या कर दी, जीरो। क्योंकि यहां पर अगर आप देख पाते हैं तो हर बार यू का जो फंक्शन होता है ना वो एक्स और टी में होता है, ठीक है, एक्स और टी वेरिएबल में। तो एक बार जब हम एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू पाई पे बात कर रहे हैं, और जब हम टी इक्वल टू जीरो पे बात कर रहे हैं, तो इनिशियल कंडीशन, इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल कंडीशन। तो पहले हमें ये कंडीशन लगानी है, फिर ये लगानी है, फिर थर्ड लगानी है। तो फर्स्ट से शुरू करते हैं, जैसे फर्स्ट अप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 2 पर। देखिए एक बार, देखो फर्स्ट वाली कंडीशन, अप्लाई डेल यू बाई डेल एक्स जीरो टी इज इक्वल टू जीरो। ये फर्स्ट वाली, डेल यू बाई डेल एक्स जीरो टी इज इक्वल टू जीरो किस पर, ऑन इक्वेशन नंबर 2 पर। तो 2 को डेल यू बाई डेल एक्स बनाना पड़ेगा पहले। तो देखिए इस सॉल्यूशन में पहले डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन ये कुछ है, C1 cos px, C2 sin px, C3 e टू द पावर p स्क्वायर c स्क्वायर t। तो u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो ये x और t वेरिएबल सेम ही रहेंगे। u का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, x के। तो केवल इस ब्रैकेट पे डिस्कशन होगा, क्योंकि ये तो t का फंक्शन है, हम डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के। तो देखिए ये बनेगा माइनस C1p sin px, रीजन कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन होता है। सिमिलरली ये बनेगा C2p cos px, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, और ये सेम रहेगा क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ये t का फंक्शन है। दोबारा देखिए ये डिफरेंशिएट हो गया और इसको सेम लिख दिया। अब इसको और इसको सेम बनाना है तो x को क्या रखना पड़ेगा, जीरो, x को जीरो पुट करना पड़ेगा। तो डेल यू बाई डेल एक्स जीरो टी, C1 साइन जीरो का मतलब जीरो हो जाएगा, और ये बनेगा C2p, ये तो पूरा जीरो हो गया क्योंकि x को जीरो रख रहे हैं। C2p cos जीरो क्या होता है, 1 होता है, तो cos C2p बनेगा। C3 e टू द पावर c स्क्वायर p स्क्वायर t। अब आपको पता है ये जीरो होता नहीं है, ये भी जीरो होता नहीं है, ये भी जीरो होगा नहीं। मैं ये बता चुका हूँ p क्यों नहीं जीरो होगा। p अगर आपने जीरो कर दिया ना तो हम क्या मान के सॉल्यूशन बनाते हैं, अगर आपको याद है तो ये वाला सॉल्यूशन जो बना के लिखा है ना, ये माइनस पी स्क्वायर लेट किया होता है, माइनस पी स्क्वायर लेट करते हैं तब ये सॉल्यूशन बनता है। अगर p को जीरो कर दिया तो इसका मतलब k इज इक्वल टू जीरो पे सॉल्यूशन बना दिया, और k इज इक्वल टू जीरो तो मैं बता चुका हूं ना, रिजेक्ट का केस होता है, ठीक है। तो p को भी जीरो नहीं कर सकते, तो ये वैल्यू क्या है, जीरो इक्वल टू C2p C3 e टू द पावर c स्क्वायर p स्क्वायर t, जीरो C2p C3 दिस। तो यहां से क्या वैल्यू जीरो हो जाती है, C2। तो यहां से बना लेते हैं C2 इज इक्वल टू जीरो। नॉर्मली क्या आता था हमारा, C1 जीरो, पर ये किसकी वजह से ये C2 जीरो हुआ, इस एक वर्ड की वजह से, टोटली इंसुलेटेड।
परफेक्टली इंसुलेटेड, या कई बार वो लिख देता है नो हीट पास थ्रू द एंड्स। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। C2 0 हो गया, इसको कहाँ रखना है, इक्वेशन 2 में इसको रखिए जरा। सॉल्यूशन नंबर 2 देखिए, ये सॉल्यूशन नंबर 2 है, इसमें रखते हैं तो ये बनेगा UXT, इसको मैं इधर कंबाइंड कर लेता हूं, UXT। C2 को 0 कर रहे हैं तो क्या होता है, C1 cos PX, C2 0 हो गया, पूरा 0 हो गया, C3 e टू द पावर C स्क्वायर P स्क्वायर T, ऐसा बनेगा। तो इसका मतलब हो गया C1 C3 cos PX e टू द पावर C स्क्वायर P स्क्वायर T। ये अब नया सॉल्यूशन है। अब इस पर कौन सी कंडीशन लगानी है एक बार देख लेते हैं। इस बार दोबारा से देखिए, इस बार ये कंडीशन हम लगा चुके हैं नॉट, अब ये कंडीशन हमें लगानी है दूसरे वाली, क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स पाई टी इज इक्वल टू 0। तो पहले हमें डेल यू का यानी यू का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करना है और एक्स को क्या रखना है, पाई। तो दूसरे वाली कंडीशन यहां पर अप्लाई करते हैं। जरा दूसरे वाली कंडीशन देखिए, क्या करेंगे, अप्लाई डेल यू बाई डेल एक्स पाई टी इक्वल टू 0, किस पर, इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में ये काम करना है। तो देखिए पहले इसके लिए हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डेल यू बाई डेल एक्स एक्स टी C1 C3, दोबारा देखिए डेल यू बाई डेल एक्स एक्स टी C1 C3 cos px का डिफरेंशिएशन sin px होगा, माइनस साइन आएगा क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, और px का डिफरेंशिएशन p होगा, और e टू द पावर C स्क्वायर P स्क्वायर T एज इट इज। दोबारा से देखिए C1 C3 cos का डिफरेंशिएशन sin px p विद माइनस साइन, और e टू द पावर C स्क्वायर P स्क्वायर T सेम। अब ध्यान से देखिए ये वैल्यू कब हम यूज कर पाएंगे, जब हम x को क्या रख दें, पाई को। तो डेल यू बाई डेल एक्स, एक्स को हमने रख दिया पाई टी, एक्स को रख दिया पाई, यानी एक्स को रिप्लेस कर दिया पाई से। तो इसका मतलब माइनस C1 C3 P, इधर भी एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, पाई से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो 0 इक्वल टू C1 C3 P साइन P पाई e टू द पावर माइनस C स्क्वायर P स्क्वायर T। तो बेटा याद होगा ये 0 नहीं होता है, ये भी 0 नहीं होता है, P भी 0 नहीं होता है, तो एक ही ऑप्शन है साइन P पाई को 0 करना। तो साइन P पाई को 0 कर लेंगे हम, तो साइन P पाई इज 0, तो इसका मतलब क्या होता है, साइन N पाई। तो P पाई इज इक्वल टू N पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो P की वैल्यू क्या बन गई, N। ये किस में रखनी है, इक्वेशन नंबर 3 में। तो नया सॉल्यूशन क्या बनेगा, UXT C1 C3 cos PX, P का मतलब यहां पर क्या है, N, NX e टू द पावर C स्क्वायर P स्क्वायर, P का मतलब N स्क्वायर T। ये कुछ वैल्यू बन के आ गई, इधर देख लेते हैं एक बार। C1 C3 cos PX, P का मतलब N e टू द पावर C स्क्वायर P का मतलब N स्क्वायर T, इक्वेशन नंबर 3। ये सॉल्यूशन बन के आ गया। ठीक है, इसको बना लीजिए आप, समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn cos nx e टू द पावर C स्क्वायर N स्क्वायर T, इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए, और मेंशन भी कर दीजिए वेयर bn हमने किसे बनाया है, या C1 C3 इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn, ये हमने माना है। ठीक है, UXT इज दिस। मोर जनरल सॉल्यूशन के लिए समेशन लगाते हैं। तीसरी कंडीशन लाते हैं, तीसरी कंडीशन दी हुई है UX0 इज इक्वल टू 100 cos x। UX0 क्या दिया हुआ है, 100 cos x। तो ये दोनों सेम कब हो सकते हैं, जब t को क्या कर लिया जाए, 0। तो जरा इसमें देखिए आप, t को 0 करके लिखते हैं, UX0 n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn cos nx। बेटा इसमें t को 0 करेंगे तो e टू द पावर 0 बनेगा, और e टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। दोबारा से देखिए, t को 0 किया, bn cos nx सेम, क्योंकि bn कांस्टेंट है, cos nx x का फंक्शन है तो सेम, और किसको 0 कर रहे हैं हम, t को, तो e टू द पावर 0 करेंगे तो ये क्या, इस किसको किस में कर रहे थे, इक्वेशन 4 में। तो इक्वेशन 4 आप देख पा रहे हैं, t को 0 किया तो e की पावर 0 दैट इज 1, तो ये वैल्यू कुछ बन गई दिस।
अब ux0 एक्चुअली क्या है 100 cos x, ये वैल्यू यहां पर पुट कर दी, ux0 इज 100 cos x समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn cos nx। अब आप सोचिए कि दिस इक्वल टू दिस, तो यहां दोनों ही कोस के फंक्शन है, अगर आप देख पा रहे हैं तो कोस को हम कंपेयर कर सकते हैं ना, जैसे साइन को कंपेयर करते थे। तो यहां से वैल्यू क्या बनेगी, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn, वो वैल्यू तो बनती है 100 और n की वैल्यू बनती है 1। n की वैल्यू क्या बनती है 1 बनती है, तो n की वैल्यू 1 बनती है। ये दोनों वैल्यू कहां उठाकर रखनी है, इन फोर्थ। तो uxt समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn, ये क्या है 100 cos n की वैल्यू क्या है 1x, ठीक है, e टू द पावर c स्क्वायर, n स्क्वायर की वैल्यू भी क्या बनेगी 1 इंटू टी। तो uxt हमारा क्या बन जाएगा 100 e टू द पावर c स्क्वायर t cos x। ये कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, जब भी परफेक्टली इंसुलेटेड वर्ड आता है तो परफेक्टली इंसुलेटेड या टोटली इंसुलेटेड या नो हीट पासिस थ्रू द एंड्स या टेम्परेचर फ्री फ्रॉम द टाइम, ये 4-5 वर्ड आपको के पास आएंगे तो आपको कुछ डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट बनाकर लिखना पड़ेगा। बेटा आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब तक कि आप इन वीडियोस को नहीं देखेंगे या क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं इसके अंदर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ज्यादातर परफेक्टली इंसुलेटेड या टोटली इंसुलेटेड वर्ड यूज किया जाता है। टोटली इंसुलेटेड वर्ड हो या परफेक्टली इंसुलेटेड वर्ड हो या नो हीट पासिस थ्रू द एंड्स हो या यू इज कांस्टेंट हो या यू फ्री फ्रॉम टाइम टी हो, तो ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। उसका मतलब क्या होता है कि दोनों एंड्स पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, और जब दोनों एंड्स पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनती है, यू कांस्टेंट, तो उनको आपको डेरिवेटिव बनाना पड़ता है। तो जो u0t इक्वल टू 0 बनता था और u पाई t इक्वल टू 0 बनता था, वो डेरिवेटिव में चेंज हो जाता है। नॉर्मली क्या लिखते थे हम, u0t इक्वल टू 0, u पाई t इक्वल टू 0, बट वो चेंज किस में हो गया, del u बाई del x, 0t इक्वल टू 0, del u बाई del x, पाई t इक्वल टू 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा जरूर, ठीक है। ये कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा। थैंक यू।